दोस्तों नमस्कार। पहली बार है नीतीश कुमार सक्रिय हैं और बीजेपी साथ में नजर आ नहीं रही है। पहली बार है चंद्रबाबू नायडू विशाखापट्टनम को लेकर और अमरावती को राजधानी बनाने को लेकर पूरे आंध्र प्रदेश में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं उसमें केंद्र का कोई सहयोगी कॉरपोरेट नजर नहीं आ रहा है। सबको अपने जरिए चंद्रबाबू खड़े कर भी रहे हैं और खुद राज्य के सीईओ की तर्ज पर काम कर रहे हैं। पहली बार है पंजाब के भीतर से कैप्टन भी ये आवाज देने लगे हैं, बीजेपी यहां जीत नहीं सकती है, कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। यह मैसेज कांग्रेस के लिए है क्या? पहली बार है मोहन भागवत यानी सरसंघचालक के साथ अकेले देश के गृह मंत्री एक कार्यक्रम में नजर आए। इससे पहले अक्सर कई दूसरे नेताओं की मौजूदगी होती थी, लेकिन अब दिल्ली ने ढील दे दी है। जाइए, रास्ता बनाइए, संघ को साथ लीजिए, उनके साथ आप खुद नजर आइए। तो पोर्ट ब्लेयर में अमित शाह सरसंघचालक के साथ वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए नजर आ गए। और पहली बार है कि प्रधानमंत्री ने डिनर तो दिया, लेकिन उस डिनर में उन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को नहीं बुलाया जो नेता और अपने नेता की पहचान के साथ अपनी राजनीति करते हैं, पार्टी को बढ़ाते हैं, और वो पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी है, तभी तो एनडीए बना है। यानी 2 दिनों पहले लोक कल्याण मार्ग में जब सांसदों का मजमा जमा और सांसदों के मजमे के साथ साथ लोग याद कर रहे थे नीतीश कुमार क्यों नहीं, चंद्रबाबू नायडू क्यों नहीं, एकनाथ शिंदे क्यों नहीं, अजीत पवार क्यों नहीं, यह सवाल बड़ा है। लेकिन अब इसकी नब्ज को पकड़ने की जरूरत है। क्या वाकई इस वक्त प्रधानमंत्री के घर पर जो हलचल 48 घंटे पहले दिखाई दे रही थी, उसकी नजर इस वक्त रामलीला मैदान पर है? क्योंकि रामलीला मैदान में कल कांग्रेस जब जुटेगी, उनके कार्यकर्ता जब जुटेंगे और अलग अलग राज्यों से जो कांग्रेसी पहुंचेंगे वो सिर्फ कांग्रेसी होंगे। यानी यहां इंडिया गठबंधन आपको नजर नहीं आएगा। यानी राष्ट्रीय तौर पर कांग्रेस बीजेपी के लिए चुनौती है, क्षेत्रीय तौर पर कई छत्रप बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। बंगाल में तो बस अगले बरस ही चुनौती है। जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी थे, यूपी में अखिलेश हैं, तो फिर बंगाल में ममता है। लेकिन कांग्रेस अपने बूते क्यों और बाकी सभी को निमंत्रण क्यों नहीं? और इससे धड़कनें बीजेपी के भीतर क्यों बढ़ी? बीजेपी ने अपने तर्ज पर अमित शाह को अब आगे क्यों कर दिया है? ये सारे सवाल दरअसल बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच 2 ही बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहला सवाल तो यह है, बीजेपी के भीतर पावर शिफ्ट उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद से आपको दिखाई देने लगेगा। दूसरा, कांग्रेस अपने बूते अपने खुद को प्रयोग कर रही है। वो देखना समझना चाहती है मैसेज कितना बड़ा और क्यों जा रहा है। और इन सब के बीच पंजाब में भी चुनाव होने हैं। वहां पर कांग्रेस के काउंटर में आम आदमी पार्टी है, लेकिन पहली बार कांग्रेस छोड़ने के बाद कैप्टन सामने आए। जो कैप्टन ने कहा वो मैसेज बीजेपी के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। Punjab is a different area. Look at it. Everywhere the BJP is putting through. Why not in Punjab? पिछली इलेक्शन देख लो, इलेक्शन सारी देख लो, कितनी सीटें आई, कुछ भी नहीं, hardly anything. तो क्या रीजन है? Sorry? What is the reason? Reason is you don't consult people who have been in the field and who know what to say. दरअसल नई परिस्थितियों ने मैसेज बहुत साफ दिल्ली को दे दिया है। बीजेपी के साथ अगर आप खड़े हैं तो आपकी जीत तय है। लेकिन अगला सवाल जो बीजेपी के साथ खड़े हैं उनके लिए बड़ा हो चला है कि जब जो चल रहा है वो अगर नहीं चला और वोट चोरी को लेकर अगर रामलीला मैदान में कांग्रेस जिस तर्ज पर आगे बढ़ रही है,
अगर उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों के भीतर यह सवाल कहीं बड़ा हो गया। जिस दिन बीजेपी चाहेगी उस दिन हड़प लेती है, जिस दिन बीजेपी कमजोर होगी उस दिन क्या होगा? और इसका असर आपको बिहार में दिखाई देने लग गया है। नीतीश कुमार जानते हैं वो बड़े होकर भी इस वक्त बीजेपी से छोटे हैं। बीजेपी अपने फैसले अपने तरीके से ले रही है। सम्राट चौधरी इस वक्त बिहार का चेहरा बीजेपी के लिए है, लेकिन कुर्सी नीतीश के पास है। नीतीश क्या उस राजनीति को अब मांझने निकल चुके हैं जहां पर आरजेडी भी समझती है कि अब तेजस्वी के जरिए अगले 5 बरस कैसे कौन काटेगा, और उन विधायकों का क्या होगा जो विधायक तो बन गए लेकिन उनके अपने क्षेत्र के लोगों के बीच वो कौन सा काम करा पाएंगे और भविष्य की राजनीति को समझें तो नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड जिस मजबूती के साथ उभरा है उसका विकल्प आरजेडी हो नहीं सकता है और बीजेपी बिहार में विकल्प बन नहीं सकती है। इन दो परिस्थितियों के बीच क्या वाकई आरजेडी टूट जाएगी? क्योंकि लालू यादव के परिवार के भीतर से जब उनकी अपनी बेटी यह कहती है कि उन्हें सुरक्षा चाहिए और नीतीश कुमार उन्हें सुरक्षा देंगे और जनता दल यूनाइटेड यह कहने से चूकती नहीं सुरक्षा मिलेगी, तो उसके साथ साथ वो विधायक जो लालू के नाम पर चुनाव लड़ते रहे लेकिन इस वक्त की सियासत में मुश्किल हालात में नीतीश कुमार बड़े नेता हैं और नीतीश कुमार को दिल्ली निमंत्रण नहीं दिया गया भोजन का। नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच पटती नहीं और नीतीश कुमार इस हकीकत को जानते हैं। एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी को उन्होंने देखा है। वाजपेयी के तो करीब हो गए थे, अडवाणी से एक वक्त 2-2 हाथ करने की परिस्थितियां भी आई थी। मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी के साथ ठीक चल रही है, लेकिन अमित शाह जिस तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं और अमित शाह ही दिल्ली के भीतर मोदी के बाद ये नारे लगने लगे हैं जो दिखाई तो दे रहे हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या वाकई अपनी पार्टी को विधायकों के लिहाज से संख्या के लिहाज से बड़ा कर रहे हैं और आरजेडी टूट जाएगी? यह सवाल नीतीश की सक्रियता से, जनता दल यूनाइटेड के सवालों से, दोनों के बीच परिस्थितियों को जरा समझने की कोशिश कीजिए। यानी दिल्ली के भीतर की हलचल, पंजाब के भीतर मचलती हुई राजनीति और बिहार के भीतर नीतीश अपने विस्तार को जब देख रहे हैं तो यह मैसेज छोटा नहीं है। आरोप माननीय नीतीश कुमार जी पर लगाते हैं ना, उनको जन्म जन्मांतर नीतीश कुमार बनने में परेशानी होगी। नीतीश कुमार जी का हर क्षण इस बिहार के विकास के लिए समर्पित है। नीतीश कुमार जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई 3.5 महीने तक। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं कि नीतीश कुमार दिल्ली का साथ छोड़ दें और बिहार में अपने बूते खड़े हो जाएं, बीजेपी की जरूरत ना पड़े, यह संभव नहीं है। सवाल यह है कि नीतीश जिस विस्तार की दिशा में बढ़ रहे हैं और नीतीश के नाम को लेकर जनता दल यूनाइटेड अब बीजेपी का नाम बिल्कुल लेना नहीं चाहती है, लेकिन तमाम जगहों पर सम्राट चौधरी की मौजूदगी नीतीश के साथ होती जरूर है। यह सम्राट चौधरी की कमजोरी है या फिर बीजेपी के समीकरण साधने की सोच है? लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस हकीकत को जानते हैं कि उन्हें जितना कमजोर किया गया, जितना कमजोर बताया गया, बिहार के भीतर उनकी पहचान कहीं मजबूती के साथ उभरी है। नीतीश के पास 12 सांसद हैं। 12 सांसद अगर दिल्ली का साथ ना दे तो भी मोदी सरकार गिरेगी नहीं। नजरें जाएंगी चंद्रबाबू नायडू की तरफ और चंद्रबाबू नायडू भी सक्रिय हैं। बाकायदा आंध्र प्रदेश के किसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तर्ज पर काम कर रहे हैं। तमाम जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे का सवाल है, समर्थन दे रहे हैं, पैसा चाहिए लेकिन उसकी एवज में सत्ता जो दिल्ली से लगी हुई है उसके कॉरपोरेट की सत्ता नहीं चाहिए। यानी कॉरपोरेट हमारा, पैसा इसलिए क्योंकि हमने आपको टिकाए हुए हैं। और इन परिस्थिति में आंध्र प्रदेश के भीतर
बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं है, वो सिर्फ टीडीपी का है। एक सवाल इस दौर में इंडिगो प्रकरण ने उठा ही दिया। और जिस तरीके से बीजेपी को यह लगा कि अगर चंद्रबाबू नायडू इसी उड़ान पर उड़ते चले गए तो पता नहीं किस दिन उनकी उड़ान पूरे विपक्ष को अपने पीछे लाकर खड़ा कर देगी। इसीलिए माना गया कि दरअसल एविएशन मिनिस्टर यानी नागरिक उड्डयन मंत्री जो रामा नायडू हैं, उनको अलग थलग करते हुए उन्हें ही इंडिगो प्रकरण में कटघरे में खड़ा करने की कोशिश खुलकर हुई। और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का कहना है अब आपको दिल्ली से कुछ नहीं पूछना है, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्वतंत्र प्रभार है आपके पास, निर्णय नहीं लीजिए बल्कि मैसेज भी दीजिए। और मैसेज का असर यह हुआ कि कल तक जो समीकरण बीजेपी के नेताओं के और उसके साथ साथ प्रफुल्ल पटेल कहीं नजर अब आने लगे हैं, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल भी एक वक्त नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने बड़ा विस्तार किया देश के भीतर, लेकिन पैसे के आश्रय कैसे एयरपोर्ट कौन संभाले, किस रूट पर कौन सा जहाज चले, ये मैनेज करने में वो माहिर रहे। इस दौर में चंद्रबाबू नायडू ने जो सीख रामानायडू को दी, उसके बाद अब कोई नाम बीजेपी का नहीं ले रहा है। यानी एविएशन का संकट है, इंडिगो का सवाल है, तो कोई सवाल जवाब बीजेपी से नहीं। यानी अपने बूते अपनी पहचान बनानी होगी, क्योंकि बीजेपी की जरूरत इस वक्त नीतीश भी हैं और चंद्रबाबू नायडू भी हैं। तो चंद्रबाबू नायडू जिस उड़ान पर हैं, उसमें अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई टीडीपी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, दोनों जिस पहचान के साथ चल रहे हैं, उसमें अगर नीतीश सक्रिय हैं तो चंद्रबाबू नायडू 2 कदम आगे चल चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कॉरपोरेट का साथ इस देश में सत्ता के लिए चाहिए। और इसी लिहाज से जितनी बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है कॉग्जेंट, वहां पर लगभग $18 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है। उसके बाद वो और बढ़ाएगी। उनके साथ बैठकर उनके प्रोजेक्ट को लेकर, वीजा के एयरपोर्ट को लेकर, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई दूसरा नहीं, खुद सक्रिय है। और साथ में बीजेपी का कोई नेता नहीं आना चाहिए, इसकी गारंटी वो पहले ले चुके हैं। तो क्या बात सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तक है? बिल्कुल नहीं। सबको पता है कि जनवरी के महीने में बहुत कुछ महाराष्ट्र में होगा। निकाय चुनाव के बाद जो बीएमसी का चुनाव है, वो बहुत कुछ तय करने वाला है। शरद पवार के जन्मदिन पर बधाई देने जब अजीत पवार पहुंचे तो कहा यही गया कि शरद पवार ने अजीत पवार को समझाया, ज्यादा दिन चीजें चलेंगी नहीं और जिस रास्ते निकल पड़े हो ये आपको राजनीति में ज्यादा दिन रहने नहीं देगा, वापस लौटना पड़ेगा। ये वापस लौटने की परिस्थिति कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ भी है। एकनाथ शिंदे का भी 36 का आंकड़ा देवेंद्र फडणवीस के साथ है। देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी दिल्ली के दरबार में अच्छी राय है नहीं। यानी यह एक त्रिकोण है। इसीलिए एकनाथ शिंदे को गाहे बगाहे अमित शाह बुला तो लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति की डोर अभी भी उलझी हुई है। लेकिन अगला सवाल यह है कि अगर बीएमसी के चुनाव परिणामों में बीजेपी जीत नहीं पाती है तब क्या होगा? तब यह बिल्कुल नहीं होगा कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की अपनी बार्गेनिंग पावर यानी सौदेबाजी का दायरा बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। उसमें निर्णय लेने की परिस्थिति आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस संघ के आश्रय जिस बिसात को बिछा रहे हैं, उसमें मोदी और अमित शाह से कोई बातचीत नहीं है। संघ अपने तौर पर जिस रास्ते चल निकला है और देवेंद्र फडणवीस को उसने आगे रखा है, यह मैसेज भी दिल्ली को ठीक लग नहीं रहा है। शायद इसीलिए अब प्रधानमंत्री मोदी तो हर जगह मौजूद हो नहीं सकते हैं संघ के कार्यक्रम में,
तो ऐसे में अब अमित शाह आगे हैं, वही अमित शाह जिन्होंने पार्लियामेंट के भीतर वोट चोरी को लेकर जिस अंदाज में विपक्ष को घेरा या कहें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, बात उसके आगे निकल चुकी है। और अब संघ को साधना है तो मोदी नहीं, अमित शाह साधेंगे, क्योंकि बैटन तो आखिर में अमित शाह के पास ही आएगा। इसलिए पहली बार एक कार्यक्रम में अमित शाह और मोहन भागवत यानी सरसंघचालक दोनों एक साथ नजर आए। आप कहेंगे इससे पहले भी कई मौकों पर नजर आए हैं, बिल्कुल नहीं। अकेले अमित शाह कभी नजर नहीं आए, या तो बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी, बीजेपी के किसी दूसरे नेता की मौजूदगी। हां, जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे तब बतौर अध्यक्ष वो शामिल होते थे संघ के कार्यक्रम में, लेकिन ये पहला कार्यक्रम था। आदमकद प्रतिमा वीर सावरकर की, जी यही लिखा गया, और उसके बाद उसका जो अनावरण हुआ वहां पर अमित शाह सरसंघचालक के साथ थे। यह मैसेज है कि दिल्ली ने तो चुन लिया अपना रास्ता, उसे किसके जरिए अब सत्ता संभालनी है आने वाले वक्त में, लेकिन अब संघ भी समझ ले और साथ रहना सीख ले। यह मैसेज दिल्ली का है या फिर एक जुगलबंदी की तैयारी है, जो भी कहिए, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का यह नजारा अपने तरीके का पहली बार का है। भाइयों और बहनों, इस पवित्र साक्षी के अनावरण, मूर्ति के अनावरण के हम सब साक्षी होने जा रहे हैं। मूर्ति अनावरण करने हेतु मैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन जी भागवत, माननीय अमित शाह जी, हो सकता है आपके जहन में अब यह सवाल हो, अमित शाह देश भी चला रहे हैं, पार्टी भी चलाएंगे और सबको साधेंगे भी। और सवाल देश और पार्टी का नहीं, एनडीए का है, क्योंकि उन्हें पता है 12 सांसद नीतीश के पास हैं, 17 सांसद चंद्रबाबू नायडू के पास हैं, 7 सांसद शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे के पास हैं। और वो भी यह भी जानते हैं कि दरअसल पार्लियामेंट के भीतर बीजेपी के पास 240 सांसद हैं। कौन कब किस राजनीति को साधने निकल जाए, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन अगर पॉलिटिक्स में हो रहा है तो पहली बार कॉरपोरेट का हुआ, दूसरी बार सत्ता परिवर्तन में उस विचारधारा का है जो आपको पोर्ट ब्लेयर में दिखाई देने लग गया, और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन एनडीए और इंडिया के बीच होना है। शायद इसीलिए कांग्रेस ने रामलीला मैदान में जिस रैली को कल रखा है उसमें उसकी अपनी मौजूदगी होगी, उनके अपने राज्यों के नेताओं का परीक्षण होगा, कौन कितने लोगों को किस रूप में ला सकता है। इसमें हरियाणा का कितना बड़ा योगदान, राजस्थान का कितना बड़ा योगदान, सीधे कहें तो हुड्डा का कितना बड़ा योगदान, सचिन पायलट का कितना बड़ा योगदान, गहलोत क्या कर रहे हैं, और इन सब के बीच मध्य प्रदेश में दिग्विजय और कमलनाथ कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या बात अब जीतू पटवारी के आश्रय ही चलेगी। राज्य दर राज्य और खास तौर से दक्षिण के राज्य भी और महाराष्ट्र भी, तय बहुत कुछ होना है कांग्रेस के भीतर जो आने वाले दिनों में दिखाई देगा। परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की चेतावनी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर नहीं, प्रधानमंत्री के घर पर है। इसीलिए पहली बार बसों में बैठकर सांसदों को प्रधानमंत्री के घर खाने पर बुलाया गया। कौन किस टेबल पर बैठेगा यह भी तय हुआ। 6 टेबल महत्वपूर्ण थे, उसमें एक प्रधानमंत्री का भी टेबल था। उनके साथ कौन बैठेगा, बाकी जगहों पर किस राजनीतिक दल की मौजूदगी में जो खास तौर से बीजेपी के सहयोगी हैं, उसमें कौन सा बीजेपी का नेता संभाल रहा होगा चीजों को, जो एनडीए यानी बीजेपी के सहयोगी राजनीतिक दल हैं। और पूरा नजारा, हर टेबल पर एक ऐसा बीजेपी के नेता की मौजूदगी जो दिल्ली के दरबार में करीब है सत्ता के या विश्वास पात्र है, उसकी मौजूदगी उन टेबल पर खाने वाले भोजन के बीच सबको संभालने की, जानकारी देने की, जानकारी इकट्ठा करना, रिपोर्ट देना, ये सारे काम इसी तरीके से
क्रिएट किए गए हैं। तो एक नज़ारा रामलीला मैदान का तो आप कल देखेंगे, लेकिन एक रामलीला मैदान तो प्रधानमंत्री के घर पर भी कल सजा, यानी 2 दिन पहले सजा। तस्वीर तो देख ही लीजिए। मैसेज बहुत साफ है। यह मैसेज नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जी यहीं तक नहीं सिमटता है। यह मैसेज पंजाब में कैप्टन तक भी नहीं सिमटता है। यह मैसेज बीजेपी के भीतर और बीजेपी के साथ खड़े राजनीतिक दलों के अपनी अपनी जरूरतों को लेकर इतना बड़ा हो चला है कि इस दौर में 2 ही बड़े सवाल दिल्ली की सत्ता के सामने खड़े हैं। पहला सवाल यह है, इस दौर में अगर अमित शाह देश भी चला रहे हैं, अमित शाह पार्टी भी चला रहे हैं, अमित शाह अब एनडीए को भी चलाएं, अमित शाह अब संघ परिवार को भी मैनेज करें, क्योंकि उनके नाम पर मुहर तो आखिर में संघ परिवार को ही लगानी है। वो सब मैनेज कर रहे हैं, लेकिन मैनेज करना और जिन्हें मैनेज किया जा रहा है उनका उस नेता के पीछे चलना, जो नेता इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में उलझा हुआ है, वह नेता जो अपनी पहचान 2014 में बना रहा था, 2019 तक बनाया, 2024 में वो ढह क्यों गया? वह नेता स्वयंसेवक भी है, प्रचारक भी रहा है, लेकिन बावजूद इसके संघ की विचारधारा का नाम लेवा इस दौर में कोई नहीं है। वह नेता अपनी राजनीतिक पहचान के आश्रय जनता के बीच लोकप्रिय तो है, लेकिन हर राजनीतिक दल और हर नेता बीजेपी या स्वयंसेवक तो हो नहीं सकता है। रास्ते इस दौर में बड़े बिफरे पड़े हैं और सबको पता है कि उसका असल परीक्षण बिहार चुनाव में अगर शुरुआत हुई है तो बंगाल उसका अंत होगा। यानी मार्च के महीने तक जो परिवर्तन होंगे और जो परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ेंगे, ये सब कुछ बंगाल के चुनाव पर आकर खड़ा हो चला है। और इस दायरे में अखिलेश भी हैं, जो तेलंगाना जाते हैं बीआरएस से मिलने के लिए, वहां पर नेता से मुलाकात करते हैं और कहते हैं हमारे पुराने संबंध हैं। इस दौर में सबसे बड़ा सवाल जो आखिर में आपको छोड़ रहे हैं, जहां जाकर जिस पर चर्चा अगले 1-2 दिन में करेंगे, इन सब की काट अमित शाह के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र के आश्रय है। वो मंत्र है, ऑपरेशन कर्नाटक शुरू कर दो। सबका ध्यान वहीं चला जाएगा और मान लीजिए ऑपरेशन कर्नाटक शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।